हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम और ये आपका क्लास 8th का साइंस का बुक। तो बच्चों, क्लास 8th में हमने स्टडी कर लिया था क्वेश्चन नंबर 5 तक और आज से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में हमको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस तो मैं आपको समझा ही रही हूँ और साथ में मैं आपको ये बता दूं पहले कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो ये चीजें मैं आपको डिफरेंस बताने के साथ साथ बताती हूँ। देखिए बच्चों, ये हमारा डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंस देख रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है बच्चों वेल डेवलप्ड सेल, यानी कि ऐसा सेल जो पूरी तरीके से डेवलप्ड है। यानी अभी हम अगर बात करें किसी भी आप प्लांट को जो आपको आंखों से दिखाई देता है, या एनिमल्स जो आपको दिखाई देते हैं, या हम ह्यूमन बींग्स, हम सब के अंदर हम सब लोग जिस सेल से मिलकर के बने हुए हैं उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी कि पूरा डेवलप सेल हमारी बॉडी में होता है। और डेवलप सेल कैसा होता है वो आप लोगों ने स्ट्रक्चर देख रखा है। जो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके दिखाया था, इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारा इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें जो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल देखा था वो एक्चुअल में यूकैरियोटिक सेल था। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप सेल था, उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही थी। ओके, अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल का मतलब कि जो पूरी तरीके से डेवलप सेल नहीं होता उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। पहले सेल जब बनना शुरू हुआ था, मतलब अर्थ पर जब लाइफ बनी थी, तो कुछ ऐसे सेल्स बने जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए, लेकिन वो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म आज भी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। जब इनका हम सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, इनके बॉडी में भी फंक्शंस होता है, लेकिन इस सेल के अंदर उतने सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते जितना कि हमको यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देता है, जो आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल जो आपने स्टडी किया है वो एक्चुअल में यूकैरियोटिक सेल था। और प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का सेल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल होता है, ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते चलेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि क्या क्या कमियां रहती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अब देखिए, सबसे पहला डिफरेंस, अब मैंने यहाँ पे जैसे डिफरेंस लिखा है तो पॉइंट्स जरूरी नहीं होता है कि हम पॉइंट्स को लाइन से लिखें। आप समझते हैं और समझने के बाद एग्जाम में आपको जैसे जिस तरीके से याद आता है वैसे लिखते हैं। लेकिन जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस लिखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की जगह आपको फिक्स रखनी है कि ये फर्स्ट पॉइंट हमारा यहीं आएगा। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो हमारे पॉइंट्स हैं उसको आप उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो यही है हमारा फर्स्ट पॉइंट, और इसको हम सबसे पहले ही रखेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस इसमें इंसिपिएंट होता है, यानी कि प्रारंभिक न्यूक्लियर के कुछ न्यूक्लियस के बस मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज ये पूरा न्यूक्लियस नहीं होता। जिस तरीके से हम इसमें देखें, हमने इसमें स्ट्रक्चर क्या देखा यूकैरियोटिक सेल में कि इसमें हमको न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको दिखाई दिया, देखा था आप लोगों ने। उसके न्यूक्लियस के अंदर आपने क्या देखा था? न्यूक्लियोलस देखा था। ठीक है, उसमें आपने क्या देखा था? क्रोमोसोम देखा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा, न्यूक्लियोलस भी रहेगा और क्रोमोसोम भी रहेगा। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब होता है कि जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गया तो अब उसको हम इक्वल टू, उसको हम क्या बोलेंगे कि अब वो क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में यही आती है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का कोई ऐसा शेप नहीं होता कि सेल के सेंटर में कोई न्यूक्लियस है। और थर्ड, इसमें डीएनए पाया जाता है ना, एक जेनेटिक मटेरियल तो होगा उसमें जो कि उसके जैसा दूसरा बैक्टीरिया बनाएगा।
ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जो होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्रोमोसोम होता है। इसमें क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, केवल डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका मेन फर्स्ट हमारा डिफरेंस होगा कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है पूरा डेवलप होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, और डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, और डीएनए जो होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। सेकेंड हम डिफरेंस की बात करें, इसमें ऑल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। आपने देखा था ना, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपने देखा था, क्लोरोप्लास्ट देखा था जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट ये स्पेलिंग गलत हो गई है, चलो बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग आपने इधर से लिखा होगा, यहाँ से देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा था, ये सारे सेल स्ट्रक्चर आपने देखा था इसमें कि इसमें होता है, जो सेल आपने बनाया है कॉपी में, है ना, तो उसमें ये सारी चीजें हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सब एब्सेंट। न उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, न उसमें प्लास्टिड होगा, न उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सारी चीजें सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, उसमें एब्सेंट होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा बच्चों कि यूकैरियोटिक सेल में कैप्सूल एब्सेंट होता है। कैप्सूल क्या होता है, जो हमारा सेल है ये, उस सेल के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, एक हार्ड कवर बनाया जाता है जो कि अंदर की सारी चीजों को सुरक्षित रखे। ओके, जैसे कैप्सूल जो होता है वो प्रेजेंट किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे ये बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और किस चीज से सुरक्षित रखने के लिए, बाहर के इन्वायरमेंट से, ठीक है। बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या सनलाइट बहुत ज़्यादा है, पानी नहीं है, ठीक है, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है और उस कंडीशन में ये मर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये सेल क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो ये कैप्सूल जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। हम फोर्थ पॉइंट देखें। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे सेल में जो रेस्पिरेशन का जो काम होता है, जैसे आपने देखा है कि ग्लूकोज को तोड़ करके ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। ये सारा प्रोसेस जो होता है हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशल और सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसमें ये सारे काम किए जाते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, एनर्जी बनता है, बनाने के बाद एनर्जी सप्लाई की जाती है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन हमारे सेल में जो सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, वही प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि इसमें वो काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होता है। अब सेल में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो पूरे सेल को जो मेम्ब्रेन कवर करती है, पहली बाउंड्री जो होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसमें क्या होता है, फोल्डेड होकर के और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें ये सारा काम वो वही करता है जो कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S और 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अब ये राइबोसोम का नाम होता है बच्चों, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, ये नाम होता है और ये इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और तो इसमें दोनों तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और राइबोसोम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि प्रोटीन के बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो इन सेल में केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है, ओके। अब यूकैरियोटिक सेल का हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म आएंगे एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। आप बैक्टीरिया को छोड़ दो, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दो, तो उसके बाद जितने भी आपके ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा और ब्लू ग्रीन एल्गी।
ठीक है, तो ये कह रहा था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताइए। तो ये मैंने 5 पॉइंट डिफरेंस आपको बताए हैं, और मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि इनमें से आपको फर्स्ट पॉइंट की जगह फर्स्ट पॉइंट यही रखना है। ठीक है, बाकी आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है, इसको आप उलट फेर कर सकते हैं जैसा आपको एग्जाम के दौरान आपको जैसे याद रहे। ओके बच्चों, तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ये हो गया हमारा डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल। क्रोमोसोम सेल में कहाँ पाया जाता है, स्टेट देयर फंक्शन, और इसका काम क्या होता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है और क्रोमोसोम का काम क्या होता है। देखिए बच्चों, इसका आंसर क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। मैंने आपको पहले ही बताया था क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो हमारा आंसर है क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है, या कह सकते हैं हम कैरेक्टर, ठीक है ना, माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक पहुंचाने का काम जो होता है, वो काम कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। और ये क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है सेल के न्यूक्लियस में। तो क्वेश्चन ये पूछा था कहाँ पाया जाता है और इसका काम क्या होता है। तो बच्चों हमारा ये 7 क्वेश्चन डन। 8 क्वेश्चन कह रहा है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, आंसर हमको मिलेगा 135 पर। इसका आंसर हमको यहां से लेकर के, और ये लाइन मैंने जो लिखा है यहां तक लिखना है। ठीक है, कह रहा है टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब कि हम लोग सब लोग, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गन्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स, देखिए मतलब कह रहा है कि अलग अलग फंक्शन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में रूट्स होता है, ठीक है, जो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लीव्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। स्टेम होता है जो प्लांट्स, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स को वाटर और फूड मटेरियल सप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है, और साथ में प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देकर के सीधा खड़े रखने का काम करते हैं। आर द डिफरेंट ऑर्गन, तो आपने देखा कि प्लांट्स में इतने सारे ऑर्गन होते हैं जो जिनका अलग अलग काम होता है, इन सबसे मिलकर के ही प्लांट बना हुआ है। सिमिलरली, यानी कि उसी प्रकार इन एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में स्टमक होता है जिसमें फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है। इंटेस्टाइन होता है जिसमें डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन होता है। हार्ट होता है जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। किडनी होता है जिसमें यूरिन बनता है। लंग्स होता है जिसमें कि गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। आर सम ऑफ द ऑर्गन्स, तो हम एनिमल्स में भी इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और हर ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक का मतलब कुछ विशिष्ट, कुछ विशेष प्रकार का सबका काम होता है। एक ऑर्गन का जो काम है वो दूसरा नहीं कर सकता। किडनी का जो काम है वो किडनी ही करेगा, हार्ट का जो काम है वो हार्ट ही करेगा। ठीक है, तो सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। रूट्स आर द ऑर्गन विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मिनरल्स। ठीक है, लीव्स आर द ऑर्गन फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस। उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था कि स्टमक इज एन ऑर्गन फॉर डाइजेशन एंड लंग्स टेक पार्ट इन द ब्रीदिंग, है ना। तो सारे ये सब जो ऑर्गन होते हैं सबका अपना अपना काम होता है, स्पेशल काम होता है, और इन सबसे मिलकर के ही हमारी बॉडी बनी हुई है। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। अब अगर आप ये देखेंगे कि ये ऑर्गन बने कैसे हैं, ठीक है, तो आपको क्या पता पड़ेगा कि ये ऑर्गन तो टिश्यू से बने हुए हैं, टिश्यू से। ठीक है, और फिर आप सोचेंगे कि अच्छा ये टिश्यू किससे बना हुआ है। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब आप सोचेंगे कि ये टिश्यू किससे बना हुआ है, तो आपको जाकर के क्या मिलेगा कि सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो फाइनली इतना सब हमने जो देखा, इससे हमको एक क्या कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो सेल होता है, सेल के ग्रुप से ही बनता है टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप से बनता है ऑर्गन सिस्टम,
और पूरे ऑर्गन सिस्टम किस में होते हैं? ह्यूमन, है ना। जब एक इंसान के अंदर इतनी सारे ऑर्गन सिस्टम को, इतने सारे ऑर्गन सिस्टम को फिक्स किया जाता है, जैसे ऑर्गन सिस्टम का मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम हो गया, तो इतने सारे ऑर्गन सिस्टम को फिट किया जाता है तब जाकर के एक इंसान बनता है, ठीक है। और उसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को फिट किया जाता है तब जाकर के प्लांट्स बनता है। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमको उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम यानी कि टिश्यू की जरूरत पड़ती है, यानी कि सेल की जरूरत पड़ती है। तो फाइनली हमने क्या इसमें कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअल में इन सब का, है ना, सबका मेन जो यूनिट है, जो एक इकाई है जिससे मिल करके ये सब बने हुए हैं, इन सब चीजों की नींव की अगर हम बात करें कि मेन नींव क्या है, तो वो हमको क्या दिखाई देता है कि वो है सेल, ठीक है। यानी कि सेल ही है एक एक जो मकान का, पूरा ये इंसान एक पूरा मकान है, तो वो पूरा मकान किससे तैयार हुआ है? सेल से तैयार हुआ है, ठीक है। हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। लंग्स की बात करें, किससे बना हुआ है? लंग्स सेल से बना हुआ है। हम किडनी की बात करते हैं, किडनी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि पूरा इंसान का जो एक है, जिस पर पूरी जो एक नींव है, जिस पर पूरा ये मकान टिका हुआ है, वो कौन है? सेल है। इसलिए हम कहते हैं द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक ये यूनिट है, ठीक है। यही एक इकाई है जिससे मिल करके सारी चीजों का फॉर्मेशन इनसे ही होना है। समझ आ गया आपको? तो हमारी पूरी बॉडी, अगर हमारा एक एक सेल जिंदा है, सेल जिंदा तब रहेगा जब उसका प्रोटोप्लाज्म लिविंग रहेगा। सेल के अंदर जब सारे काम परफॉर्मेंस जो है वो ढंग से अगर चलते रहेंगे तो सेल लिविंग है। सेल लिविंग रहेगा तो टिश्यू लिविंग रहेगा, है ना। तो फिर हमारे धीरे धीरे पूरे बॉडी पार्ट जो है वो ठीक ढंग से काम करते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए क्या था आपका 8। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक हमारा है, एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन अ प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ये केवल प्लांट्स में ही क्यों होते हैं, एनिमल्स में क्यों नहीं होते? इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, है ना। कुछ क्लूज दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हमको ये इस पजल को सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, इसमें दिया है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है कि आपको ऐसे चलना है। डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे चलना है। अक्रॉस में आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी कि इसको फिल करके आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर देना है। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है, तो हमको 3 पे जाना होता है और इस तरीके से हमको चल करके और इसका आंसर देना होता है। उसके बाद 6 दिया है, तो हमको यहाँ से चल करके ऐसे इसका आंसर देना होता है। फिर 8 कह रहा है, तो 8 नंबर यहाँ है, तो यहाँ से चल के हमको आंसर देना होता है। डाउन की बात करता है तो ऊपर से नीचे, फर्स्ट नंबर पर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि इस तरीके से चलते हुए हमको आंसर देना है। 2 की बात करेगा तो यहाँ से यहाँ तक हमको आंसर देना है। अब 4 की बात कर रहा है, 4 नंबर इसमें लिखा होगा, ये देखिए 4, तो 4 यहाँ से लेके यहाँ चल के हमको आंसर देना है। 5 की बात करेगा तो 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 5 ऊपर से नीचे की तरफ चलते हुए आपको आंसर देना है। और 7 यानी कि 7 ऊपर से नीचे की तरफ चलते हुए आंसर देना है, ठीक है। तो अभी आपके पास बुक तो है नहीं, तो मैं इसमें नहीं फिल करवा रही हूँ, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। तो आपको ये लिखना है नंबर और इसका आंसर लिखना है। तो क्या कह रहा है, दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है? आंसर आपको पता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है? हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं उनके लिए क्या टर्म दिया जाता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उनके लिए हम बोलते हैं कि ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, है ना, ऑर्गेनल का नाम देते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस होता है, जस्ट मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर जो लिविंग होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में वो यूनिट इनहेरिटेंस जो कि एक जनरेशन से कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में ले जाता है,
उसको हम क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीन्स। ये हमारे अक्रॉस वाले हो गए, 1, 3, 6 और 8 ये अक्रॉस वाले हो गए। अब डाउन वाले में हम चलेंगे। डाउन वाले में फर्स्ट क्या कह रहा है, ग्रीन प्लास्टिड। ग्रीन प्लास्टिड का नाम लिखिए, तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन प्लास्टिड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड है फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यू, है ना, बहुत सारे टिश्यू के जब कलेक्शन से क्या बनता है, क्या बनता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑर्गन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने छोड़ दिया है, इसको मैं सोच के बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो खाली स्ट्रक्चर होते हैं, जो गुल्लक का काम करता है, आप सेल उठा करके देखिएगा वहां आपको दिख जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ ग्रुप ऑफ सेल। सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारे डाउन वाले आंसर हो गए और ये हमारे अक्रॉस वाले आंसर हो गए। यहां से आपको सारे ये पॉइंट्स लिखने हैं, इसको क्वेश्चन के तौर पे लिखना है और उसके जहां पे फिर आंसर हमको इस कॉपी से फिर आपको आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहां तक हो गया, फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, तो स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे।